स्वागत है आप सभी का सादे पीएससी एकेडमी में। मैं हूं अविनाश और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित 20 एमसीक्यूज। ठीक है। जो एमसीक्यू सीरीज हमारी संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है भारत के भूगोल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पहला जो क्लास है जिसमें हमने बेसिकली भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत 25 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। दो पार्ट में बेसिकली आपको ये क्लासेस देखने को मिलेंगी और इसके बाद दो हमने स्पेशल वीडियो अपलोड किए थे अपनी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें एक हमने भारत के नेशनल पार्क को एक वीडियो में कवर किया था और इसके अलावा एक वीडियो में हमने भारत के जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो प्रमुख बांध है, उनको भी हमने समझा था। आज की इस क्लास में अपनी जो पुरानी एमसीक्यू सीरीज है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीजें हम वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड है, भारत की भूगर्भिक संरचना। इसके बारे में हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए जीएस से रिलेटेड किसी टॉपिक को लेकर, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। अब इसके बाद हम बेसिकली अपना जो डिस्कशन है स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आप सभी को पता है आपका जो एग्जाम है 22 फरवरी को होने वाला है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का। इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरा एमसीक्यू जो है वो डिजाइन किया गया है। आपको आसान प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, कुछ आपको टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और इन एमसीक्यूज के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये कुछ एमसीक्यू हम देख रहे हैं जो थोड़े जनरल टाइप के हैं। ठीक है। जहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? दीव एक द्वीप है, कहां पर है, इसकी लोकेशन के बारे में आपको पूछा जा रहा है। दमन के तट पर है, गोवा के तट पर है, गुजरात के तट पर है, या फिर महाराष्ट्र के तट पर है। दीव आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, आपने नाम तो सुना ही होगा, दमन एवं दीव। ठीक है। और इस केंद्र शासित प्रदेश में एक और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली को शामिल कर दिया गया। और पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 2020 से ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब इन्हें कहा जाता है दमन एवं दीव और दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके जो क्षेत्र है वो अलग अलग स्थान पर देखने को मिलेंगे। तो आपको पूछा जा रहा है कि दीव कहां पर है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात के तट पर आपको देखने को मिलेगा दीव। ये फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से आप प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाएंगे तो दमन तो आपको बेसिकली हम बात करें ना, तो ये तो आपको बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास देखने को मिलेगा। लेकिन दीव की बात करें तो दीव एक आइलैंड है जो आपको गुजरात के तट पर देखने को मिलेगा। ठीक है। जो खंभात की खाड़ी वाला रीजन है वहां पर हम बेसिकली देखते हैं गुजरात के तट पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात के तट पर है दीव, और काफी फेमस आइलैंड है, तो इसके बारे में याद रखना ही है आपको, है ना। कई बार ऐसे लोकेशन वाले प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैपिंग कंठस्थ होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? इंडिया और चाइना के बीच अगर हम बात करें, सीमा बनाने वाली रेखा उसे किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन उसे कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं, या फिर स्टेफोर्ड रेखा कहा जाता है? किस नाम से हम जानते हैं? इंडिया और चाइना के बीच के लाइन की हम बात करें, इंडिया के अगर मैप में हम आ जाते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से इसको हम समझ पाएंगे। इंडिया के मैप में हम आ जाते हैं बेसिकली, और क्योंकि क्वेश्चन पूछा है भारत और चीन के बीच, है ना। भारत और चीन के बीच अगर रेखा की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको देखना है कि वो कौन कौन से भारत के राज्य है जो चाइना के साथ बाउंड्री बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना, ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर देखेंगे हम लोग सिक्किम, और इसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि चीन के साथ सीमा बना रहा है। अब भारत और चीन के बीच सीमा की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो जो रेखा खींची गई है बेसिकली उस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। और इसके बारे में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मैकमोहन रेखा एक्चुअल में किस पार्ट में है। ये भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख।
यहाँ पे ध्यान में रखना, मैकमोहन लाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत के पूर्वी सीमा में जो रेखा खींची गई उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर रेड क्लिफ लाइन की बात हम लोग करेंगे तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, साथ में पाकिस्तान का जब गठन हुआ था, तो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान तो था ही, जिसे तब के समय पे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन एक ईस्ट पाकिस्तान भी था जो वर्तमान में बांग्लादेश है, जो 1971 में आकर के बांग्लादेश का निर्माण होगा। पहले तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, है ना। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान की हम बात करें चाहे पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। एक रेखा हम लोग देखते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जिसे कहा जाता है डूरंड रेखा। ठीक है। बट भारत और चीन के बीच जब सीमा रेखा की बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा के बारे में याद रखना है आपको। और एक रेखा जो है, जो कि एक्चुअल में अक्साई चीन वाला जो बाउंड्री लाइन है ना, 1962 के वॉर के बाद से चाइना ने लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। और अक्साई चीन और भारत के बीच जो एक्चुअल बाउंड्री है उसे कहते हैं एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक रेखा है एलओसी, जो बेसिकली हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच है बेसिकली। ठीक है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो चलो हमारा भी हिस्सा तो है लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उस एरिया और भारतीय टेरिटरी के बीच की जो भूमि है उसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच, लेकिन लद्दाख में देखना है। और इंडिया और चाइना के बीच जो अरुणाचल प्रदेश में सीमा है वो है मैकमोहन रेखा। तो ये कुछ बाउंड्री लाइंस के बारे में आपको पता होना जरूरी है ना। ये ध्यान में रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? और ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत किस देश को शामिल नहीं किया जाता है? बताइए, क्या लग रहा है आप लोगों को? रितु पटेल, सुप्रीता सिंह और कवासी। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, सबसे पहले इतना ध्यान ध्यान में रखना। सबसे पहले तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इंडिया तो आएगा ही। ठीक है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान भी आता है इसमें, पाकिस्तान के साथ नेपाल, और एक हो गया भूटान। ठीक है। इसके अलावा एक देश याद रखना है, बांग्लादेश। और इसके बाद आपको याद रखना है श्रीलंका, और एक आ जाता है मालदीव। ठीक है। ये टोटल में ना 7 कंट्रीज है जिन्हें कंसीडर किया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। एक शब्द होता है महाद्वीप, है ना। एक शब्द होता है महाद्वीप। विश्व में कितने महाद्वीप हैं आप सभी को पता है? 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब आप लोग पढ़े होंगे बचपन से। ठीक है। तो 7 महाद्वीप हम लोग देखते हैं। एक तो हो गया सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा, कौन सा? एशिया। फिर हम लोग देखते हैं हमारा पड़ोसी है यूरोप। फिर एक पड़ोसी हमारा अफ्रीका। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में जो सबसे साउथ में अंटार्कटिका। तो 7 तो महाद्वीप है। तो ये महाद्वीप बहुत बड़े भूखंड है पृथ्वी पर, जो चारों ओर से महासागर से घिरे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसी संरचना जो महाद्वीप तो नहीं है, काफी बड़े भूखंड है, उन्हें उपमहाद्वीप का दर्जा दे दिया जाता है। जैसा कि हम बात करेंगे भारतीय भूमि को। ठीक है। अब भारतीय भूमि तो इसमें शामिल है, लेकिन भारत के कुछ पड़ोसी देश भी है जो भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ये 7 कंट्रीज आते हैं, आपको नाम याद रखने: इंडिया,
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन सी ऐसा है जो अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी के जो ऑप्शन हैं, चाहे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। टोटल कितने देश आते हैं कभी पूछा जाएगा ना, तो ध्यान में रखना भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 7 देश आते हैं। क्लियर है। एक और शब्द होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। महाद्वीप हो गया, उपमहाद्वीप है, एक शब्द हम देखते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है, ऐसी भूमि को कहा जाता है ना, जो 3 ओर से जल से घिरा है। जैसे भारत का भी जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो 3 ओर से जल से घिरा है। इस प्रकार से आप देखेंगे, है ना, गुजरात से लेके इधर तो पश्चिम बंगाल आ जाता है, इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, तो 3 ओर से जल से घिरा है। ऐसे भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहा जाता है। और एक होता है द्वीप। द्वीप मतलब छोटा भूमि का हिस्सा रहेगा जो चारों ओर से जल से घिरा हो। महाद्वीप भी एक भूखंड है जो चारों ओर से जल से घिरा है, लेकिन महाद्वीप का आकार बहुत बड़ा होता है, द्वीप काफी छोटे होते हैं। ठीक है, द्वीप आपको महासागर में भी देखने को मिल सकते हैं, द्वीप आपको नदी में भी देखने को मिल सकता है। भारतीय भूभाग में अगर हम लोग बात करेंगे, एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें एक द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत का। ठीक है, ये नदी द्वीप मतलब ये जो द्वीप है वो कहां पर है? नदी में है, क्योंकि बहुत सारे द्वीप आपको महासागर में भी देखने को मिलेंगे। इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप। ये कहां पर है? ये आपको मिलेगा असम में। आपको पता ही होगा इसके बारे में, जिस नदी पर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है जो ध्यान में रखना, महाद्वीप, उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, सॉरी। ठीक है, अफगानिस्तान, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़, कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल। बताइए क्या लग रहा है। ये जो प्रश्न है आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जो भारत की जो तटीय भूमि है उसके बारे में आपको बताना है। तट मतलब ऐसे राज्य जो बेसिकली क्या कर रहे हैं? भारत की जलीय सीमा बना रहे हैं। कवासी का आंसर है ए, काठियावाड़। बाकी सब भी अपना आंसर बताइए। अगर हम लोग भारत की बात करें, तटीय भूभाग की बात करें, तो गुजरात से लेकर इस प्रकार से पश्चिम बंगाल, है ना, अरेबियन सी, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। अगर हम लोग बात करें लोकेशन की, पश्चिमी तट का भाग नहीं है बोल रहे हैं ना, यानी कि पूर्वी तट का कौन सा है ये पूछ रहा है। इस ओर अगर हम लोग आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट इंडिया, पश्चिम भारत। इस ओर कौन कौन से तट हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो गुजरात वाले रीजन में अगर हम लोग बात करें तो जो गुजरात की जो तट रेखा है ना, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़ तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो कवासी ने जो आंसर किया है वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि काठियावाड़ तट तो पश्चिम में है और हमको पूछा है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक है, ऋतु का आंसर है डी, नीलिमा का भी आंसर है डी, बिल्कुल करेक्ट है। डी जो है इस प्रश्न का होगा राइट आंसर, कोरोमंडल तट, क्योंकि ये पूर्वी तट का हिस्सा है। एक्चुअल में हम देखेंगे तो तमिलनाडु जो राज्य है और कुछ इसका जो पार्ट है आंध्र प्रदेश, वहां पे ये तट हमको देखने को मिलता है। इस मैप में हम लोग समझ लेते हैं इंडिया के जो बाकी तट है उनके बारे में। काठियावाड़ तट आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। गुजरात के नीचे हम लोग आ जाएंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ साथ ध्यान में रखना है गोवा। इस रीजन में जो तट है ना, इसे कहते हैं कोंकण तट। तो पहले है काठियावाड़ तट, उसके नीचे आ जाएंगे कोंकण तट। काठियावाड़ तट गुजरात में, कोंकण तट दो राज्यों में, महाराष्ट्र और गोवा। इसके बाद नीचे कर्नाटक है, तो कर्नाटक वाले जो तटीय क्षेत्र है इसे कहा जाता है कनारा तट। कनारा तट भी कहते हैं या कन्नड़ तट भी कहते हैं। फिर केरल, केरल वाले जो रीजन में जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, इसे कहा जाता है मालाबार तट। और इसके बाद ईस्ट में चले जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र में बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में,
कोरोमंडल तट। ठीक है, तो मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में, कुछ पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में भी है, जो गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वहां से पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहां से पूरा कन्याकुमारी तक का जो रीजन है ना, इसे हम जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। और इसके ऊपर में जो तट है, आंध्र प्रदेश का वो हिस्सा जो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के ऊपर का रीजन है, साथ में महानदी के डेल्टा तक, जो कि उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का वो हिस्सा जो कि महानदी के डेल्टा से कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच का जो तटीय क्षेत्र है, इसे हम लोग जानते हैं उत्तरी सरकार तट, या इसे रॉयल सीमा तट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल सीमा तट। ठीक है, और इसके बाद फिर ऊपर हम लोग चले जाएंगे, तो पश्चिम बंगाल वाले रीजन में और महानदी के डेल्टा के ऊपर वाला रीजन, यानी कि उड़ीसा का वो हिस्सा जो महानदी के डेल्टा के ऊपर का क्षेत्र है, और पूरा पश्चिम बंगाल, इसे कहते हैं उत्कल तट। तो यहां से प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट, क्योंकि मालाबार, कोंकण और काठियावाड़ तीनों पश्चिमी क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं न्यू मूर द्वीप कहां पर है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर अंडमान सागर में? एक द्वीप है, काफी फेमस है, न्यू मूर द्वीप। इसके बारे में आपको बताऊं कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय था। ठीक है, तो न्यू मूर द्वीप एक्चुअल में सबमर्ज हो चुका है, यानी कि पानी के अंदर डूब चुका है वर्तमान में, तो है ना। 1970 के दशक में ये, मतलब कि बेसिकली तट के ऊपर हमको देखने को मिलता है, यानी कि वाटर लेवल के ऊपर ये देखने को मिला। गंगा नदी का जो डेल्टा है, जिससे अगर बेसिकली हम लोग बात करें, तो काफी सारे गंगा नदी जो है अवसाद भी लेकर के आती है अपने साथ, है ना, बंगाल की खाड़ी में जिसका विसर्जन करती है वो। तो इन अवसादों से एक द्वीप का निर्माण हुआ था, और वो द्वीप था न्यू मूर द्वीप। ऐसे बहुत सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच, आपको कई सारे द्वीप देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एक द्वीप था न्यू मूर द्वीप। ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक्चुअल में विवाद का विषय था काफी ज्यादा, क्योंकि दोनों ही जो देश है ना, इस द्वीप पर अपना अधिकार का दावा जो है प्रस्तुत करते थे। ये द्वीप आपको देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, अभी तो ये द्वीप डूब चुका है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2010 के लगभग, 2010 के दशक में हम लोग बात करें, द्वीप जो है वापस में वाटर लेवल ऊपर होने के कारण से डूब गया। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है, बंगाल की खाड़ी में है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। विशाल स्थल खंड पेंजिया के टूटने से किस स्थल खंड का निर्माण हुआ था? भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, वो सब डिस्कस करना शुरू करते हैं अब। इससे पहले तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन देखे हम लोग, चार पांच। अब थोड़े सीरियस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो भारत की भूगर्भिक संरचना से पूछे जा सकते हैं। विशाल स्थल खंड बोलने का मतलब है, जैसे आज हम लोग देखते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं। पहले के टाइम बोलने का मतलब जब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उसके बाद की घटना की हम लोग बात करें। पहले आग का गोला थी पृथ्वी, फिर धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हुई, फिर महासागरों का निर्माण हुआ, महाद्वीप बने। तो जब महाद्वीप बना था ना, तो एक ही महाद्वीप था पहले। ठीक है, आज तो 7 महाद्वीप देखते हैं, पहले हमारी पृथ्वी थी ना, तो सारे के सारे जो महाद्वीप है वो एक ही जगह पर स्थित थे। इस प्रकार से ये हो गया महाद्वीप, और इसके आसपास चारों ओर जो जलीय क्षेत्र था, वो पूरा एक महासागर था। ठीक है, चारों ओर इसके। क्लियर? तो यही पूछा जा रहा है कि एक महाद्वीप था, विशाल स्थलखंड जिसका नाम था पेंजिया, इसके टूटने से किस स्थल खंड का हुआ निर्माण? आपको बताना है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, क्या उन्होंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो फिर बताइए, है ना, फिर आंसर हम डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा इमेज में चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी थी। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं 7 महाद्वीप हैं। तब के समय पर केवल एक महाद्वीप हुआ करता था, जिसे कहते थे पेंजिया। एक आंसर आया है ऋतु का। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमारी पृथ्वी इस प्रकार से दिखती थी, एक ही महाद्वीप था। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये था महाद्वीप, और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा महासागर।
ये जो महाद्वीप हम लोग देख रहे हैं येलो कलर में ना, इसका नाम हुआ करता था पेंजिया। अब नाम हुआ करता था बोलने का मतलब है हम ही ने नाम दिया, उस समय कोई मानव तो निवास करते नहीं थे, है ना। ये जो महासागर हम लोग देख रहे हैं, इस महासागर का नाम था पैंथालसा। ठीक है, तो ये एक ही महाद्वीप है और एक ही क्या है, महासागर है। बाद में क्या होगा, इस महाद्वीप का विखंडन होगा, क्योंकि ये महाद्वीप जिस सतह पर है वो एक्चुअल प्लेट हम लोग देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर 7 से 8 जो मेजर प्लेट है और कई सारी माइनर प्लेट हैं, जो एक्चुअल में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है पृथ्वी पर। एक्चुअल में जो आप नीचे देखेंगे मेंटल वाला जो रीजन है, जो विस्कस चिपचिपा टाइप का है, वहां पर फ्लोट कर रही है, तैर रही है एक प्रकार से, जिसके चलते क्या होता है, आपको कई क्षेत्र में भूकंप देखने को मिलेगा। इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही है, पर्वत पहाड़ या घाटियों का जो निर्माण होता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी काम करती है। इसी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के चलते क्या हुआ, ये जो पेंजिया जो था पहले एक विशाल महाद्वीप, वो अलग अलग पार्ट्स में क्या हुआ, डिवाइड हुआ, अलग अलग महाद्वीप बने। तो पेंजिया के टूटने से एक्चुअल में दो महाद्वीप बने। सबसे पहले दो भाग में डिवाइड हुआ, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तरी वाले क्षेत्र को कहा गया लॉरेंशिया, और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना या गोंडवाना लैंड आप बोल सकते हो। तो ये दो भाग में डिवाइड हुआ। अगर हम ऑप्शन में आ जाएंगे ना, तो आप देखेंगे पहला है अंगारा लैंड, यानी कि जिसे लॉरेंशिया भी कहते हैं। सेकंड है गोंडवाना लैंड, और ऑप्शन सी बोलता है उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि क्या पूछा है, पेंजिया के टूटने से किस स्थलखंड का निर्माण हुआ, तो दोनों का निर्माण हुआ, अंगारा लैंड जिसे लॉरेंशिया भी कहते हैं, और क्या है, गोंडवाना लैंड। ये हो गया लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड, और नीचे क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। बाद में क्या होगा, ये फिर फर्दर ये डिवाइड होंगे, ये दो भाग में फिर उत्तर क्षेत्र भी डिवाइड होगा, दो भाग में दक्षिणी क्षेत्र भी। इधर की ओर ये पूर्व की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, ये पश्चिम की ओर ट्रेवल करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से इसका आगे भी विखंडन होना शुरू हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन लॉरेशिया स्थल खंड में शामिल नहीं है। अभी हमने देखा लॉरेशिया और नीचे क्या था, गोंडवाना लैंड। अब आपको महाद्वीपों के बारे में पूछ रहा है, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड या मेडागास्कर। लॉरेशिया स्थल खंड में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है शामिल। ऋतु का आंसर करेक्ट आया था ऑनलाइन में। चलिए बताइए क्या लग रहा है। अगर वापस से हम इस मैप में आ जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये दो अलग अलग महाद्वीप तो बन गए, पेंजिया एक सिंगल महाद्वीप के टूटने से। लेकिन फिर लॉरेशिया का भी विखंडन होना शुरू हो जाएगा और गोंडवाना लैंड का भी विखंडन शुरू हो जाएगा। वर्तमान समय में हम लोग देखेंगे जितने महाद्वीप हमको देखने को मिलते हैं, वो या तो लॉरेशिया का हिस्सा थे या तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। अब एक आंसर आया है नीलिमा का, वो बोल रही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब कि एशिया। एशिया तो करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए इसको समझ लेते हैं, लॉरेशिया स्थल खंड में शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। इस मैप पे अगर हम लोग आ जाते हैं, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप आते थे, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आने वाले महाद्वीपों में कौन कौन सा महाद्वीप शामिल था। एक तो हो गया अफ्रीका, अफ्रीका के अलावा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इसके अलावा हो गया अंटार्कटिका, ठीक, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक तो अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम लोग लॉरेशिया की बात करेंगे तो लॉरेशिया के अंतर्गत वर्तमान में एशिया हो गया, इसके अलावा यूरोप की हम लोग बात करें या हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका की, ये वो महाद्वीप है जो लॉरेशिया के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा ग्रीनलैंड जो हो गया, ग्रीनलैंड एक्चुअल में तो एक काफी बड़ा आइलैंड है ना, जो एक्चुअल में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। ये सब पार्ट किसका थे, ये सब लॉरेशिया का पार्ट थे। लॉरेशिया के विखंडन से एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड ये सब का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड फिर आपस में विभक्त हुआ।
तो फिर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप का निर्माण हुआ। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मेडागास्कर जो है एक द्वीप है, एक आइलैंड है, जो आपको दक्षिण जो अमेरिकी बेसिक सॉरी दक्षिण अफ्रीकी जो टेरिटरी है उसके पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेडागास्कर जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, न कि किसका, लॉरेशिया का। तो यहां पे पूछा लॉरेशिया स्थल खंड में शामिल नहीं है। लॉरेशिया में यूरोप भी शामिल है, एशिया भी शामिल है, ग्रीनलैंड भी शामिल है, मेडागास्कर शामिल नहीं है क्योंकि मेडागास्कर गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है आठवां, निम्न में से गोंडवाना लैंड स्थल खंड में शामिल नहीं है। अभी जो कंसेप्ट हम लोग देखे उसी से रिलेटेड है। गोंडवाना लैंड स्थल खंड में शामिल कौन सा नहीं है? भैया प्रायद्वीपीय जो भारत है, इसके बारे में ध्यान में रखना। प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है ना, वो इस प्रकार से गति करना शुरू हुई और नॉर्थ में हम लोग देखेंगे लॉरेशिया में, बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा सा इस प्लेट हमको देखने को मिलता है जिसे कहते हैं यूरेशियाई प्लेट, यानी कि यूरोप और एशिया का प्लेट, जिससे भारतीय प्लेट है टकराएगी इस प्रकार से, और तब जाके यहाँ पर के हिमालय का निर्माण होगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा बुक में। तो ये जो ध्यान में रखना, गोंडवाना स्थल खंड में शामिल नहीं है, तो प्रायद्वीपीय भारत तो शामिल है, अफ्रीका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। क्या शामिल नहीं है? ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड लॉरेंशिया के अंतर्गत में आता था या अंगारा लैंड के अंतर्गत आता था। क्लियर है? ठीक है, सभी के आंसर करेक्ट हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट इसका। तो ये ध्यान में रखना, इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवां जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि खनिज संसाधनों के विपुल भंडार होने के कारण किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? दामोदर घाटी को, छोटा नागपुर पठार को, दक्कन के पठार को, या फिर मालवा पठार को? बताइए क्या लग रहा है, किसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं? नौवां प्रश्न है, रूर प्रदेश किसे कहा जाता है भारत का? रूर को अगर हम लोग बात करें, इंग्लिश में लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, RUHR, रूर। और ये ना एक क्षेत्र है, एक रीजन है। कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी का क्षेत्र है रूर, और काफी फेमस है। क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है क्योंकि ये जर्मनी का ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, एकदम भरपूर मात्रा में। अब जर्मनी के लिए जो रूर प्रदेश का महत्व है, सेम यही महत्व भारत के लिए किस क्षेत्र का है, ये आपको बताना है, क्योंकि उसे कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। अंजलि बोल रही है बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का जो पठार है, इसे हम जानते हैं भारत के रूर प्रदेश के नाम से। ठीक है, इस पठार का जो विस्तार है, मुख्य तौर पर तो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन केवल झारखंड तक ही ये सीमित नहीं है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की हम बात करें, है ना, उड़ीसा की बात करें, थोड़ा हिस्सा बिहार की बात करें, या अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इसकी बात करें, ये सब छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। थोड़ा एरिया कवर करते हैं। मेनली तो इसका जो विस्तार है वो झारखंड में है, और छोटा नागपुर का पठार भी कई सारे भागों में विभक्त है, जैसे कोडरमा का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, पलामू का पठार। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, यही छोटा नागपुर पठार के ही अलग अलग भाग है। ठीक है, और इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी समृद्ध ये क्षेत्र है। 10वां प्रश्न है, अरावली पर्वत और विंध्यन श्रेणी का विकास कब हुआ था? आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पता होना चाहिए इसके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब जैसे मानव का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, मौर्य काल, गुप्त काल, है ना, हर्षवर्धन का काल, इसी प्रकार से पृथ्वी का भी कुछ टाइम स्केल रहा है, पृथ्वी के भी कुछ समय काल रहे। पृथ्वी का जब से निर्माण हुआ तब से लेके अब तक इसे अलग अलग समय काल में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अरावली पर्वत और विंध्यन श्रेणी का विकास किस काल में हुआ? मायोसीन में, जुरैसिक में, प्लेस्टोसीन में, या प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में? 10वां प्रश्न है, आप लोग पहले बताइए फिर मैं इससे एक्सप्लेन करता हूँ। रितु बोल रही है 10 का बी, 10 का बी मतलब जुरासिक। और बताइए बाकी लोग को क्या लग रहा है?
जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूगर्भिक समय सारणी, है ना। क्या कहते हैं? भूगर्भिक समय सारणी। भूगर्भिक समय सारणी मतलब कि भूमि की बेसिकली हम लोग बात करते हैं, पृथ्वी, भू से हो गया हमारे पृथ्वी, है ना। इसके गर्भ में आपको अलग अलग प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेगी, पूरी जो संरचना उसका निर्माण कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, है ना, इसको लेकर के समय सारणी बनाई गई है बेसिकली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, पहले मैं आंसर बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं। इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन डी, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। हाँ बिल्कुल, प्रवासी ककमंड, है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। भूगर्भिक समय सारणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पृथ्वी को कुछ अलग अलग बेसिकली इयॉन में डिवाइड किया गया है। इयॉन, इयॉन जो है बहुत लंबा समय काल, बहुत सबसे जो बड़ा समय काल है उसे कहा जाता है इयॉन। इससे थोड़ा छोटा समय काल जो है उसे कहा जाता है एरा। ठीक है, एरा। एरा से थोड़ा छोटा समय काल जो हो गया उसे कहते हैं पीरियड, और पीरियड से छोटा समय काल को कहा जाता है एपोक। ठीक, तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो पूरा, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से आज तक इस प्रकार से समय काल में डिवाइड किया गया है। इयॉन के अंतर्गत ना बेसिकली हम लोग देखते हैं कितने इयॉन, एक इयॉन आ जाता है हेडियन। यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान में रखना, मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा। हेडियन के बाद याद रखना है आर्कियन, आर्कियन के बाद याद रखना है प्रोटेरोजोइक, और प्रोटेरोजोइक के बाद एक याद रखना है फेनरोजोइक। फिलहाल के लिए इतना देखते हैं हम लोग। टोटल अभी तक 4 इयॉन है। क्लियर? इयॉन मतलब सबसे बड़ा समय काल, इयॉन से छोटा समय काल एरा, एरा से छोटा समय काल पीरियड, पीरियड से छोटा समय काल एपोक। वर्तमान में पृथ्वी का जो जब से निर्माण हुआ है, कब से निर्माण हुआ है, 4.6, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, तब पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी। ठीक है, काफी ज्यादा गर्म, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल थी नहीं तब। ठीक है, तो बेसिकली आग का गोला हुआ करती थी पृथ्वी तब के केस में। और ये जो समय काल था 4.6 बिलियन ईयर्स से लेकर के 4 बिलियन ईयर्स तक, 4.6 से 4 बिलियन ईयर्स तक पृथ्वी का जो समय काल था, जब पृथ्वी पूरी आग का गोला हुआ करती थी, इसे कहा जाता था हेडियन, हेडियन समय काल, यानी कि हेडियन इयॉन। हेडियन के बाद पृथ्वी थोड़ी ठंडी होना शुरू हुई, है ना। जब पृथ्वी ठंडी होना शुरू हुई तो पृथ्वी पर महासागर का निर्माण होना शुरू हुआ, तो ये जो समय काल था इसे कहा गया आर्कियन। ठीक है, आर्कियन के बाद आया प्रोटेरोजोइक। पहली बार ऑक्सीजन जब पृथ्वी पर आया तो वो प्रोटेरोजोइक समय काल था। ठीक है, इससे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति देखने को नहीं मिलती थी, और प्रोटेरोजोइक के बाद फिर हमको देखने को मिलता है फेनरोजोइक। अभी हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन किसको? हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक तीनों को कंबाइन फॉर्म में क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन समय काल काफी ज्यादा कठिन था, मुश्किल था, और इस समय काल पर कोई खास आपको जीवन की उत्पत्ति देखने को मिलेगी नहीं पृथ्वी पर, केवल बैक्टीरिया वगैरह का ही फॉर्मेशन हो पाया था। बाद में जो जीव जंतु की हम बात करते हैं वो सब फेनरोजोइक इयॉन में देखने को मिलते हैं। अभी भी जो इयॉन चल रहा है वो फेनरोजोइक ही चल रहा है। अब फेनरोजोइक को बेसिकली 3 अलग अलग एरा में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक, तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है। तो प्री कैम्ब्रियन समय काल में ही अरावली पर्वत, विंध्य श्रेणी, इन सब का विकास हुआ। सबसे प्राचीन अगर पर्वत की हम लोग बात करेंगे भारत में तो वो कौन सी है, अरावली पर्वत है। क्लियर? तो सबसे प्राचीन अगर पर्वत की बात करेंगे तो कौन सी है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के बाद फिर अलग अलग और पर्वतों का विकास होना शुरू हुआ भारत में। क्लियर? तो इतना आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो टाइम पीरियड है, जो समय काल है, इसको मैं आपको और आगे समझाऊंगा अभी। तो अब आगे चलते हैं। 11th जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है, अत्यधिक प्राचीन प्राथमिक चट्टान है जो नीस और शिष्ट चट्टान के रूप में पाई जाती है तथा इसमें जीवाश्म का अभाव है, साथ में ये तप्त और पिघली हुई पृथ्वी के ठंडा होने से बनी है।
ये जो स्टेटमेंट है वो किस ऑप्शन के बारे में सही है ये बताना है। आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में कहा जा रहा है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कडप्पा क्रम की चट्टान या फिर विंध्य क्रम की चट्टान। ये जो स्टेटमेंट है, जो ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वो किस ऑप्शन के बारे में कहा जा रहा है? बताइए क्या लग रहा है? ए ऑप्शन आर्कियन क्रम की चट्टान बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी के। ये जो स्टेटमेंट है ये आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में कहा जा रहा है। बेसिकली हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे ना, यहाँ पर हेडियन जब पृथ्वी आग का गोला हुआ करती थी, एकदम पिघली हुई अवस्था में थी। आर्कियन वो समय काल है जब पृथ्वी ठंडी हुई और आग का गोला थी, मतलब पूरा चारों तरफ लावा से भरा हुआ था पृथ्वी। बेसिकली लावा के ठंडा होने से ऑब्वियस सी बात है, जो सतह जो है वो धीरे धीरे कठोर होना शुरू हुआ, सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ। तो जो चट्टानें बनी उन चट्टानों को कहा जाता है आर्कियन चट्टान। और जिस युग में चट्टानें बनी वो थी आर्कियन इयॉन, आर्कियन युग। इसी कारण से आर्कियन चट्टान कहते हैं इन्हें, है ना। तो ध्यान में रखना, ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, वो आर्कियन क्रम के चट्टानों के बारे में है। ये प्राथमिक चट्टान है, सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ। आज के समय में अगर हम लोग देखेंगे, काफी पुरानी ये चट्टान है। अब उसके बाद सूर्य के ताप से, वायु के दाब से, जल से इस चट्टान को ऑब्वियस सी बात है रूप में परिवर्तन देखने को मिलेगा ही। तो वर्तमान में ये नीस चट्टान या शिष्ट चट्टान के रूप में पाई जाती है ना। और इसमें जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म जिस समय काल में इस चट्टान का निर्माण हो, उस समय काल में तो जीवन था भी नहीं, और ये काफी गर्म हुई चट्टानें थी। ठीक है, तो यहाँ पर जीवाश्म रहेंगे भी तब भी वो जीवित रह नहीं पाएंगे, उनके अवशेष देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आर्कियन क्रम के चट्टानों के बारे में कहा जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। पूछा क्या जा रहा है, निम्न कथन किसके संदर्भ में सत्य है? पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि यह आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित है। अवसादी परतदार चट्टान जिसमें जीवाश्मों का अभाव है। मुख्य रूप से कर्नाटक, छोटा नागपुर पठार में विस्तारित है। और ये आपके ऑप्शन है। ये जो कथन जो दिए गए 1 2 3 वो किसके बारे में सही है बताना है। आर्कियन क्रम के चट्टानों के बारे में बोला गया है ये, या फिर धारवाड़ क्रम की, कडप्पा क्रम की, या फिर विंध्य क्रम की। किस क्रम की चट्टानों के बारे में ये तीन स्टेटमेंट जो है वो सही पाए जाते हैं? बताओ क्या लग रहा है? नीलिमा का आंसर है ऑप्शन बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफी अच्छी तैयारी है आप लोग की। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, है ना। और बेसिकली अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, उसके पहले जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो बी जो है इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। क्या बोला जा रहा है, किसके संदर्भ में सत्य है? आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से ही जो अगली चट्टानों का निर्माण हुआ वो थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे पहली बात, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म मतलब जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के अवशेष। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर जीवाश्म मिलेंगे तो फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या कोयले जैसे हमको बेसिकली ईंधन आपको देखने को मिलेंगे, फ्यूल देखने को मिलेंगे। अब ये तो आपको धारवाड़ में देखने को मिलता ही नहीं है ना। यहाँ पर जीवाश्म का अभाव हम देखते हैं, क्योंकि जीवाश्म का तब निर्माण, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु उस समय काल पे थे ही नहीं, जब जिस समय काल में इन चट्टानों का निर्माण हो चुका है। मुख्य रूप से कर्नाटक, छोटा नागपुर पठार में विस्तारित है, ये भी करेक्ट है। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है वो धारवाड़ के बारे में सबसे परफेक्ट बैठते हैं। धारवाड़ जो है बेसिकली कर्नाटक का एक जिला है। सबसे पहले भारत में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ही इस प्रकार की चट्टान की खोज की गई। तो सबसे पहले वहां पर खोज की गई, इस कारण से इस चट्टान का नाम भी उस एरिया के नाम पर रखा गया, धारवाड़। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है 13th। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार लौह अयस्क, सोना, तांबा आदि किस चट्टान तंत्र में पाए जाते हैं?
धारवाड़ में, कडप्पा में, विंध्य में या फिर गोंडवाना में? बताइए, सबसे जो बहुमूल्य खनिज पदार्थ है भारत में, वो किस क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं? 13th क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ऋतु का आंसर करेक्ट है। बिल्कुल। अंजलि, ठीक, सभी के आंसर करेक्ट है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो काफी ज्यादा बहुमूल्य चट्टानें होती हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चाहे सोना चांदी की बात करें, तांबा की बात करें, लोहे की बात करें, लोहा तो काफी मात्रा में मिलता है ना। आप सभी छत्तीसगढ़ के जैसे रहने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि बैलाडीला में भी जो लौह अयस्क की जो खान है, वहां पर जो चट्टान, जो श्रृंखला पाई जाती है, वो बेसिकली धारवाड़ चट्टानी है ना। तो ये ध्यान में रखना, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो काफी बहुमूल्य है, और यहाँ पर ही आपको अधिकांश खनिज देखने को मिलेंगे। न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि भारत में हम बात करें, कहीं भी आप देखेंगे तो। ठीक है। और धारवाड़ जो चट्टाने हैं वो आर्कियन चट्टान से ही बनी है ना। अब आपको बताना है, निम्न कथन किसके संदर्भ में सही है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित है। यहां पर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ठीक उसी प्रकार से है। यहां पर आपको दिया आर्कियन क्रम की चट्टान, कडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। ये जो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो किस ऑप्शन के बारे में है? जीवाश्म का अभाव है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ, ये तीनों स्टेटमेंट कौन से चट्टान के बारे में कहा जा रहा है? 14th क्वेश्चन। आर्कियन क्रम, कडप्पा, विंध्यन या गोंडवाना क्रम? बिल्कुल। अंजलि, ऋतु, नीलिमा, सभी के आंसर करेक्ट है। काफी अच्छी प्रिपरेशन है आप लोगों की, और वैसे भी ये सवाल जो है वो काफी आपके कंसेप्ट को चेक करे एक प्रकार से। जिन्होंने पढ़ा है इनको, उनके लिए तो काफी आसान है ना। लेकिन कई बार क्या होती है, एग्जाम में गलती होने की संभावना रहती है, तो गलती नहीं करनी। आप लोगों की तैयारी काफी अच्छा है, काफी अच्छी तैयारी है ना। सभी के आंसर करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा कडप्पा क्रम की चट्टान। भारतीय चट्टानों का अगर वर्गीकरण करेंगे हम लोग, है ना, तो सबसे जो पहली चट्टान जिसका निर्माण हुआ, जो आपको भारत में देखने को मिलेगी, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो होगी आर्कियन। आर्कियन चट्टानों के ही अपरदन और निक्षेपण से फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ के बाद फिर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो थी कडप्पा। ठीक है। तो बेसिकली धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित है कडप्पा क्रम की चट्टानें, जिसमें जीवाश्म आपको नहीं मिलेंगे। अगेन, न जीवाश्म आपको आर्कियन में प्राप्त होंगे, न धारवाड़ में, न कडप्पा में प्राप्त होंगे। साथ में कडप्पा क्रम की चट्टानों से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर, ये सब प्राप्त किए जाते हैं, है ना। आप सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर यहां तक? अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, निम्न कथन किसके संदर्भ में सत्य है? ये जो चट्टान है जिसके बारे में बोला जा रहा है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जीवाश्म के रूप में मछलियां, रेंगने वाले जीव आदि के अवशेष भी प्राप्त होते हैं इन चट्टानों से। और इन चट्टानों का जो विस्तार है, मुख्यतः नदी घाटियों जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी आदि में देखने को मिलता है। कौन सी चट्टान? आर्कियन, कडप्पा, विंध्यन या फिर गोंडवाना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में बताए गए हैं। बिल्कुल करेक्ट है। 15 का आ जाएगा डी। सभी का आंसर एक बार फिर से करेक्ट। तो वापस से चट्टान वाले में आ जाते हैं, जिसको हमने ब्रेक किया था। सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ, आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा। कडप्पा के बाद कौन सी चट्टान बनेगी, बताओ चलो। कडप्पा के बाद जिस चट्टान का विस्तार होगा, है ना, जिसका विकास होगा बेसिकली, वो है विंध्यन। और विंध्यन के बाद जो चट्टान का निर्माण हमको देखने को मिलेगा वो कौन सी है? गोंडवाना, जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन था। गोंडवाना के बाद जो चट्टान हम लोग देखते हैं वो कौन सी है? दक्कन ट्रैप। ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए, और आई होप आप सभी को ये याद होगा भी। ठीक है। और इसके बाद टर्शियरी और क्वाटरनरी, दो युग हम लोग देखेंगे अलग अलग, जिनका विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो ये भारत में अगर हम लोग चट्टान की बात करें,
तो टोटल हम लोग 8 प्रकार के बेसिकली चट्टान हमको फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। दक्कन ट्रैप के बाद याद रखना है टर्शियरी, और टर्शियरी के बाद याद रखना है क्वार्टरनरी। ठीक, तो आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्शियरी क्वार्टरनरी, टोटल 8 प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। ये प्रकार कैसे डिसाइड किया गया है कि किस समय काल में इन चट्टानों का हुआ है निर्माण। सबसे पुरानी आर्कियन है, सबसे नवीनतम क्वार्टरनरी है, इंडिया के केस में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जो 15वां प्रश्न था हमारा, उसका राइट आंसर हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16वां प्रश्न। काफी आसान सा प्रश्न है। भारत का लगभग 98% जो कोयला है उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, ये पूछा जा रहा है। आर्कियन क्रम की चट्टान से होती है, कडप्पा क्रम की चट्टान से होती है, विंध्यन क्रम की चट्टान से होती है, या फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान से। 98% हम बात कर रहे हैं किसकी, कोयले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफी आसान प्रश्न है ये, है ना। ये जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना की हम लोग बात करेंगे, भारत में अगर कोयले की हम लोग बात करेंगे तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में ही आपको कोयला देखने को मिलेगा। अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयले की हम लोग बात करेंगे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कोयला है वो कार्बोनी फेरस काल में जो पेड़ पौधे वनस्पतियां जो है वो नीचे दब गई कार्बोनी फेरस काल में, है ना, उनसे सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयले का निर्माण हमको देखने को मिलता है। लेकिन कार्बोनी फेरस काल का जो कोयला है वो भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगा ना। ये कार्बोनी फेरस काल का जो कोयला है वो आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, अमेरिका में देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में देखने को नहीं मिलता। इंडिया में जो कोयला हमको देखने को मिलता है वो गोंडवाना लैंड समय काल का है बेसिकली। ठीक है, या गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बेसिकली पाया जाता है, जो कार्बोनिफेरस काल के बाद के समय काल में जीव जंतु और पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए, तब जाके कोयले का निर्माण हुआ। अगर कोयले की हम लोग बात करें, क्रूड ऑयल की बात करेंगे, नेचुरल गैस की बात करेंगे, जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही उसकी क्वालिटी क्या होगी, हाई क्वालिटी की देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इंडिया में भी हम लोग बात करेंगे तो कोयले के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंथ्रेसाइट हो गया, इसके अलावा बिटुमिनस हम देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं लिग्नाइट, इसके अलावा हम लोग पीट भी देखते हैं। ठीक है, ये कोयले के अलग अलग प्रकार है। अलग अलग प्रकार कैसे हैं, जब कोयले को जलाया जाता है तो कौन सा जो प्रकार का कोयला है वो कितनी ज्यादा ऊष्मा देता है, जो ज्यादा ऊष्मा देता है वो पॉल्यूशन भी कम करता है। जैसे कि एंथ्रेसाइट की हम लोग बात करेंगे, ये सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि इसको जलाने से हमको सबसे ज्यादा ऊष्मा भी प्राप्त होती है और साथ में पॉल्यूशन भी सबसे कम करता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला आपको इंडिया में कहां पर मिलेगा, ऐसा अगर प्रश्न आएगा तो ध्यान में रखना, इंडिया के बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है, और आपको जो देखने को ही मिलेगा वो जम्मू कश्मीर रीजन में देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ना, एक तो ऐसे भी हिमालय जो है वो अभी निर्माण की अवस्था में है। ठीक है, और इस क्षेत्र पर खनन कार्य करना खतरे से खाली नहीं है, लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाएं जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इस कारण से यहाँ पर एंथ्रेसाइट कोयले का खनन कार्य जो है नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बिटुमिनस टाइप का जो कोयला है वो इंडिया के अधिकांश भाग में आपको देखने को क्या होता है, मिलता है। ठीक, तो बिटुमिनस टाइप का जो कोयला है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा इंडिया में। जैसे कि हम लोग बात करें दामोदर नदी घाटी की, महानदी घाटी की, सोन नदी घाटी की बात करें, ये सब क्षेत्र में आपको जो कोयला देखने को मिलेगा बिटुमिनस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा लिग्नाइट जो कोयला है ये लो क्वालिटी का कोयला है। इस कोयले का भंडार भारत में सबसे ज्यादा जिस स्थान पर देखने को मिलेगा वो है नवेली, नवेली या नेवेली, जो कि आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगी। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। और सबसे बोल सकते हैं लो क्वालिटी का जो कोयला है वो है पीट। ठीक है, जिसको जलाने से बहुत कम ये ऊष्मा प्रदान करता है और साथ ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता ही है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना, और कुछ जो कंसेप्ट है वो भी ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। निम्न कथन जो है वो किसके संदर्भ में सत्य है, ये बताना है। ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन के फल स्वरूप लावा के उद्गार से ये निर्मित है।
काली मिट्टी का निर्माण इन चट्टानों से हुआ है और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में ये चट्टान जो है विस्तारित है। किसके बारे में कहा जा रहा है? कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना या दक्कन ट्रैप? 17th क्वेश्चन, चलिए बताइए। काफी आसान प्रश्न है ये भी। आप में से काफी सारे लोगों की तैयारी काफी अच्छी है, क्योंकि आपके कमेंट से सारी चीजें समझ आती है ना। बी, रितु बोल रही है बी, और बाकी भी अपना कमेंट करें। किसके संदर्भ में कथन जो है वो सत्य है? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 17th का डी, नीलिमा बोल रही है डी, अंजलि का भी आंसर है डी। फिर रितु कैसे बोल रही है बी? किसका गलत है? रितु का गलत है कि नीलिमा या अंजलि का गलत है? किसका गलत है? देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बी तो विंध्यन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो देखे थे विंध्यन के बारे में स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। विंध्यन जो रेंज भी जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं, पहाड़ी की बात करते हैं, अरावली का जब निर्माण हो उसके बाद हुआ, प्री कैम्ब्रियन समय काल के चट्टान है ये। ठीक है, कौन सा? विंध्यन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो दक्कन ट्रैप के बारे में सही है। ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप लावा के उद्गार से निर्मित हुआ। जैसे कि क्या होता है ना, ये जैसे मैंने बताया कि ये यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट बोलने का मतलब है एशिया और यूरोप का जो प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट से क्या टकराएगा? प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट टकराएगी। तो ये प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उत्तर की ओर क्या कर रही है? गति कर रही है। 7 करोड़ साल पहले, आज से 7 करोड़ साल पहले ये प्लेट जो है गति करना शुरू हुई। ठीक है, और इस प्रकार से गति करते लगी, और जब ये टकराएगी यूरेशियन प्लेट से, तब तब किसका निर्माण होगा? तब इसका निर्माण होगा हिमालय का। तो जब ये टकरा रही है, जब ये खिसक के जा रही है उत्तर की ओर, तो प्रायद्वीप में ना, आप जो प्रायद्वीपीय भारत देख रहे हैं वहां पे कुछ दरार उत्पन्न होने को देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र में आ जाते हैं दरार। और जब दरार आती है, क्योंकि खिसक की उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर की इसकी स्पीड थी। 1 साल में 15 सेंटीमीटर ये खिसक रही थी, किधर? उत्तर की ओर, है ना। तो ये ध्यान में रखना। तो जब दरारें आ गई प्रायद्वीपीय भारत में, तो इस दरार से फिर ऑब्वियस सी बात है आपको लावा बाहर आने को देखने को मिलेंगे। तो जो लावा बाहर आया, यानी कि जो मैग्मा जो बाहर आया, जो काफी गर्म था पिघली हुई अवस्था में, वो धीरे धीरे जब सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, जब कठोर हुआ, तो जो चट्टानें बनी वो कौन सी थी? दक्कन ट्रैप थी। तो ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप लावा के उद्गार से निर्मित काली मिट्टी का निर्माण इन चट्टानों से हुआ। काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी दक्कन ट्रैप, जो चट्टान आपको जहां जहां पर देखने को मिलेंगे उस क्षेत्र में जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी ब्लैक सॉइल। तो इंडिया में बेसिकली आप देखेंगे ना, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, कुछ आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। जो बहुत लार्ज अमाउंट में मिलता है उसकी बात करें, छोटे मोटे अमाउंट में तो आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाता है। लेकिन दक्कन ट्रैप जो चट्टाने हैं, वो मेनली सबसे ज्यादा विस्तार तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जहां पे आपको काली मिट्टी का विस्तार भी मिलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में विस्तारित है, ये ऑब्वियस सी बात है। दक्कन ट्रैप का आपको विस्तार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बात दक्कन ट्रैप के बारे में कही जा रही है। दक्कन ट्रैप कैसी चट्टान है, कभी प्रश्न आ जाएगा तो ध्यान में रखना, ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान उसे बोलते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार से जब लावा बाहर आता है और जब वो ठंडा होता है तो जो चट्टानें बनती है उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, कैसे इसका निर्माण हुआ उस सेंस में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो आग्नेय चट्टान है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप इसलिए क्योंकि जो भारत की जो ये वाली जो भूमि है ना, इसे कहा जाता था डेक्कन प्लाटेयू, दक्कन का पठार। ठीक है, और ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ी नुमा संरचना। तो जब दरार से जब लावा बाहर आया, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा आकृति बनाते चले गया, है ना। इसी कारण इसे कहा जाता है ट्रैप, यानी कि सीढ़ी नुमा संरचना। और दक्कन ये पूरा भूभाग, इस कारण से दक्कन नाम दिया गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
कि वर्तमान से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर किस सागर या भूसन्नति का अस्तित्व था? लाल सागर, भूमध्य सागर, टेथिस सागर या फिर मृत सागर? बताइए भैया क्या लग रहा है? 18th क्वेश्चन का आंसर। अभी जो हिमालय के निर्माण वाला कंसेप्ट हम देख रहे थे पिछले वाले स्लाइड में, उसी से संबंधित है। जैसे कि इस वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। ये जब इंडिया भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट से जब टकराई, उसके पहले ये जो बीच का जो एरिया था, ये वाला जो बीच का एरिया था, यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, तो उसका नाम क्या था पूछा जा रहा है। ऋतु बोल रही है सी। सी मतलब क्या है भाई? टेथिस सागर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी के। इसका राइट आंसर है टेथिस सागर, है ना। पहले ये पूरी हमारी पृथ्वी हो गई, ये एक महाद्वीप हो गया, इसे कहा गया पेंजिया। और ये पूरा हो गया महासागर, इसे कहा गया पैंथालसा। पेंजिया और जब पैंथालसा जो है वो दो भाग में जब टूट गए, इधर का हो गया पेंजिया, ये हो गया पैंथालसा। सॉरी, पेंजिया जब दो भाग में टूट गया तो ऊपरी भाग को कहा गया लॉरेंशिया, और नीचे वाले दक्षिण वाले भाग को कहा गया गोंडवाना। और पूरा का पूरा जो महासागर था वो तो पैंथालसा था, लेकिन ये जो बीच में जो वाटर बॉडी जो बन गई ये वाली, इसे कहा गया, इसे नाम दिया गया टेथिस सी, टेथिस सागर। ठीक है। और गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा भारतीय प्लेट फिर उत्तर की ओर खिसकना शुरू हो जाए और टकरा जाएगा किससे? लॉरेशिया के उस प्लेट वाले रीजन से जिसे हम लोग कहते हैं यूरेशियाई प्लेट। तो ये उत्तर की ओर खिसक कर टकराएगा, यानी कि पहले क्या था वहां पर? टेथिस सी था। क्लियर? तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। 18th क्वेश्चन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां प्रश्न। हिमालय पर्वत के चट्टान किस क्रम के हैं? किस क्रम के हैं बोलना जा रहा है? आर्कियन, कडप्पा, विंध्यन या टर्शरी क्रम? किस क्रम के हैं हिमालय की जो चट्टान है? बताइए। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टर्शरी क्रम के चट्टान है, क्योंकि टर्शरी युग में ही बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? टर्शरी काल में हुआ। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बताना है आपको, निम्न में से आपको क्या बताना है? असत्य के बारे में बताना है। असत्य कथन कौन सा है? ए बोल रहा है हिमालय पर्वत का निर्माण टर्शरी युग में हुआ है। बी बोल रहा है हिमालय की उत्पत्ति विवर्तनिकी हलचल से संबंधित है। सी बोल रहा है वर्तमान हिमालय जो पर्वत निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है। और डी बोल रहा है सेनोजोइक महाकल्प में वलन प्रक्रिया से महान हिमालय का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है। चलिए बताइए क्या लग रहा है, असत्य कौन सा है इसमें से? हिमालय पर्वत का निर्माण टर्शरी युग में हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि हिमालय का जो निर्माण है वो टर्शरी काल में हुआ है। और हिमालय के निर्माण के बाद आपको नीचे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण है ये हुआ है क्वार्टरनरी टाइम पीरियड पर। ठीक है। क्वार्टरनरी समय काल में मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण की बात करें तो टर्शरी युग में इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? हिमालय की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचल यानी कि प्लेट टेक्टोनिक की बात की जा रही है। प्लेट जो है आपस में या तो दूर जा रही है या तो पास आ रही है, जिसके चलते हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के चलते हुए है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो पहले किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये जब टकरा जाएगा यूरेशियाई प्लेट से, तब जाकर हिमालय का निर्माण होगा। तो ये प्लेट नहीं होती तो एक खिसक कर उत्तर की ओर जाता नहीं, है ना। तो ये भी करेक्ट हो गया। वर्तमान हिमालय जो है पर्वत निर्माण की प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था बोलने का मतलब ये होता है कि अंतिम पड़ाव पर है, जबकि ऐसा नहीं है, प्रौढ़ावस्था में नहीं है। वर्तमान जो हिमालय है वो निर्माण की युवावस्था में है। अभी तो हिमालय का निर्माण शुरू हुआ है। अभी तो ये काफी ऊंचा पर्वत हमको देखने को मिलेगा। हमको मतलब हम तो जीवित नहीं रहेंगे, आगे चलकर ये बहुत ज्यादा इसकी श्रृंखला 8,848 मीटर हम लोग बोलते हैं ना इसकी जो ऊंचाई है वर्तमान में,
ये तो आगे चलकर और भी ज्यादा ऊंची होने वाली है। अब उस ऊंचाई को देखने के लिए हम तो जीवित नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन आगे ये देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी निर्माण की युवावस्था में है हिमालय, अभी प्रौढ़ावस्था में नहीं है। प्रौढ़ावस्था यानी कि वृद्धावस्था बोल सकते हैं, वहां पे तभी पहुंचा नहीं है, अभी तो युवावस्था में है। इसका जो प्रमाण है आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे भूकंप संबंधी गतिविधियां जो है, लैंडस्लाइड जो है, इस एरिया में देखने को मिलती ही मिलती है हर बार। ठीक है। तो जहां जहां पर हिमालय का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, भूकंप संबंधी गतिविधि में सबसे प्रमुख क्षेत्र है भारत का, जहां पर भूकंप की दृष्टि से संवेदनशीलता की हम बात करते हैं। ठीक है। बाकी जो डी है, सेनोजोइक महाकल्प में वलन प्रक्रिया से महान हिमालय बना है, ये भी करेक्ट है ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आप लोग अगर पढ़े होगे तो सेनोजोइक समय काल में ही हिमालय का निर्माण हुआ है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए फिर आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे यहीं तक। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब अगला जो क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत तो बेसिकली बात करेंगे तो हिमालय के बारे में हो गया। इसके अलावा मैदान की हम बात करें, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की। फिर इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो जो सेकंड, मतलब इसके बाद जो हम कल की क्लास जो करेंगे वो एक क्लास में तो कवर होगा नहीं, इतने सारे एमसीक्यू है ना, कि यहां से हम लोग कम से कम मान के चलो मिनिमम 3 क्लास तो करेंगे यहां से। ठीक है। तो काफी सारे एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, क्योंकि इंडियन जियोग्राफी से जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो भारत के भौतिक प्रदेश वाले चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। तो वहां से हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, काफी सारी चीजें कवर करेंगे। क्लियर। नाइस सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। आपका क्लास कितने टाइम से कितने बजे तक चलता है? ये जो क्लास चलती है हमारी वो चलती है 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, है ना। एवरीडे आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पर। और साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल पर देखने को मिल रहा है, ये साध्य पीएससी एकेडमी का चैनल 4.0 है। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगी साध्य पीएससी एकेडमी के मेन चैनल पर, बट वो तो रिकॉर्डेड रहेगी। ये जो क्लास चल रही है वो लाइव क्लास है ना। तो 2 बजे से 3:30 बजे तक डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी मेरी इंडियन ज्योग्राफी की। अभी तक हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं एमसीक्यू के माध्यम से। एक पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था जिसमें भारत का सामान्य परिचय देखा था, और उसके अंतर्गत 2 क्लास देखे थे। तो साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पे सारी की सारी जो क्लासेस हो देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अभी तक मैंने जितनी क्लासेस ली सब आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो कल हम लोग क्लास करेंगे वो भौतिक प्रदेश पर करेंगे, फिर अपवाह तंत्र, जल संसाधन, सारे चीजों को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।